नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1997 और जन्म का समय है प्रातःकाल 8:10, वडोदरा, गुजरात। जन्मकाल के पंचांग की चर्चा करें तो सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में। मनुष्यगण, वृषभ राशि ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। कन्या लग्न की इनकी जन्म कुंडली और लग्नपति जो बनते हैं वो बुध हैं, जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। बात करें अगर कन्या लग्न की कुंडली की तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह यहां पर शुक्र को माना गया है, जो कि इस कुंडली में भाग्येश और धनेश होते हैं। जाकर के धन भाव में स्वगृही 17 अंश 45 कला के साथ बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। ये अलग बात है कि ये सूर्य और मंगल के मध्य पाप कर्तरी योग में है, लेकिन धनेश का धन भाव में होना श्रेष्ठ। अब बात करें शनिदेव की, वो भी इस लग्न में कारक ही हैं, क्योंकि पंचमेश बनते हैं। हालांकि वो षष्ठेश भी होते हैं, लेकिन पंचमेश हैं। वो जाकर के कहां पर बैठे हैं तो कुंडली के सप्तम भाव में। और सप्तम भावगत ऐसे शनिदेव जो कि 24 अंश 28 कला पर बाल अवस्था में हैं, दृष्टि डाल रहे हैं लग्नगत सूर्य पर। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य लग्नगत हो और ऐसे सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक जन्मांध होता है, लेकिन इस कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि है, कन्या लग्न की कुंडली है, फिर भी जातक को अपने नेत्र का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अब हम यहीं पर चर्चा इनके जरा चलित की कर लें तो चलित में कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है। ये सूर्य बैठे लग्न में है, फल 12वें का दे रहे हैं, तो वहीं चलित में मंगल जो कि आपको पराक्रम में दिखाई पड़ रहे हैं, फल धन का दे रहे हैं। और चलित में ये दो ग्रह ही परिवर्तित अवस्था में है। अब हम चर्चा चंद्रमा की करें, जो कि इस कुंडली में सप्तमी के, कृष्ण पक्ष के सप्तमी के हैं। कुछ ऋषियों के मत में षष्ठी से और कुछ ऋषियों के मत में अष्टमी से चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर होते हैं, तो अष्टमी में एक दिन बाकी है, सो हम कुछ ऋषियों के मत में अष्टमी के साथ ही चलते हैं। तो चंद्रमा के पास थोड़ा ही सही परंतु पक्ष बल है और उच्च राशि में ये चंद्रमा है, परंतु अगर आप दृष्टि डालें तो दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। हालांकि शनि की गुरु की दृष्टि पड़ने से किमद्रुम भंग तो माना जाना चाहिए, परंतु इस चंद्रमा पर शनि और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। फलस्वरूप कहीं ना कहीं जातक को यह मानसिक रूप से अशांत, अस्थिर और एक अज्ञात भय में डालेगा। अब मैं इनकी जन्म कुंडली में एक और दो बातें बता दूं आपको। वर्तमान समय में इनको राहु की महादशा चल रही है। राहु जो कि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 25 अंश 52 कला के साथ मृत अवस्था में। हालांकि कन्या लग्न की कुंडली में राहु को कारक कहा गया है, लेकिन राहु की महादशा जातक को सन 2009 से जारी है और 2027 तक है। बाल्यकाल में राहु की जो महादशा होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मति को भ्रम करने वाली, अव्यवस्थित करने वाली, भले ही वो कारक क्यों ना हो, अव्यवस्थित करने वाली होती है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं राहु, अतः बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, परंतु लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं सुचिंता है, और ये चिंता है कारागार योग की। राहु 12वें भाव में हो और लग्नेश के साथ हो तो कारागार योग की स्थिति बन जाती है। हालांकि यहां पर राहु की डिग्री अगर मैं कहूं तो कमजोर है, अतः चिंता तो है, जातक कोई ऐसा कार्य न करे जिससे कोर्ट कचहरी का चक्कर उसके जीवन काल में आए। वृषभ राशि और सप्तम भाव में शनिदेव का होना। आइए इनके प्रश्नों की ओर पहले मैं आपको ले चलता हूं और फिर हम बाकी के चीजों का हम अध्ययन, इनके प्रश्न के साथ साथ सभी प्रश्नों का अध्ययन करें। इन्होंने पहला प्रश्न मुझसे पूछा है कि कुंडली में मंगल और सूर्य के मृत होने से शरीर में अग्नि तत्व की बहुत कमी है, जिसकी वजह से अपच, भूख न लगना, वायु विकार, ऊर्जा की कमी रहती है। जीवन में करना बहुत कुछ चाहता हूं, काबिलियत भी है, पर ऊर्जा की कमी से शरीर साथ नहीं देता। पूरा दिन ऊर्जाहीन महसूस करता हूं। क्या ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंगल या सूर्य का रत्न या तांबे का छल्ला धारण कर सकता हूं? कितने रत्ती का इन्होंने पूछा है। धारण अगर करना होता तो वो रत्न थोड़ी है, वो तो रत्न तो धारण करना ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। और तांबा और तांबा का भी धारण करना इस लग्न में कैसा बनता है, आइए पहले इस पर हम चर्चा कर लें। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि सूर्य और मंगल का इस कुंडली में कमजोर होना,
मैं बता दूं कि षडबल में मंगल जो है कमजोर हैं आपके, और ये अच्छी ही बात है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में मंगल अकारक होते हैं। सो इनका कमजोर होना ठीक है, हालांकि दुर्भाग्यवशात कमजोर होना ठीक नहीं बन पाया है, क्योंकि वो बैठे हैं 8वें से 8वां स्वगृही होकर के। जब कोई ग्रह स्वगृही हो तो उसके बलाबल का निर्णय होना चाहिए, ये आयु की पुष्टि कर रहे थे, तो इनका कमजोर होना ठीक तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको तांबा पहनने की या इनके रत्न पहनने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूं। अब रही बात कि आपको पेट से संबंधित परेशानी क्यों है, कुंडली का जो पंचम भाव है ये पेट का भाव है, यहीं पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति पेट के कारक हैं। हालांकि देखें तो इन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति का नीच राशि में जाकर के बैठना और वक्र अवस्था में होना। अब एक बात यहां गौर करिए कि देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में वैसे तो उच्च के समान फल देने चाहिए, और परिवर्तन में हो जाने के कारण नीचत्व भी भंग हो जाना चाहिए, लेकिन पंचमस्त गुरु भी कहीं ना कहीं पेटजन्य रोग की शिकायत ले ही आते हैं। लेकिन रोग से ज्यादा आपने जो 2-3 पॉइंट लिखा है, ऊर्जा की कमी, ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि लग्नगत सूर्य और लग्नगत सूर्य पर शनि की दृष्टि लगनेश का जाकर के 12वें भाव में राहु का के साथ बैठ जाना। जब लगनेश 12वें भाव में हो तो अवयोग का निर्माण होता है, और अवयोग होने से जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में परेशानी आती है। अब सवाल उठता है कि जीविकोपार्जन में खूब लगा हुआ रहे तो परेशानी कैसे आएगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, तो ये उस कमी को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली में उच्च राशि में और पक्षबल का भी इनको बल मिल रहा है, महत्वाकांक्षा तो निर्मित करेंगे, आपके मन में आकांक्षाएं जरूर उत्पन्न होंगी, लेकिन वो भी शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के कारण केवल आकांक्षा ही बनकर के रह जा रही है, उस आकांक्षा पर काम नहीं हो रहा। और रही सही कसर राहु की महादशा बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्य, व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपकी कुंडली के 6ठ भाव में बैठे केतु स्वास्थ्य में भ्रामक रोग उत्पन्न करने का काम करेंगे। हालांकि डिग्री वाइज ये मृत अवस्था में है, लेकिन फिर भी ये भ्रामक रोग देने का काम करते हैं, तो स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखिए। आपकी कुंडली में सूर्य को अगर देखें तो ये चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, परंतु मंगल के नक्षत्र में बैठे ये सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट तो ये गुरु की दृष्टि से भी है, परंतु गुरु से ज्यादा बल यहाँ शनि को मिल रहा है, और शनि बाल अवस्था में होकर के भी, क्योंकि इस लग्न के कारक और षडबल में काफी बली हैं, फलस्वरूप उनकी दृष्टि का, क्योंकि यहाँ सप्तम भाव को अगर देखें तो सप्तम भाव में शनि दिग्बली हो जाते हैं, तो ऐसे शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाने के कारण आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है। क्या करना चाहिए? यहाँ तांबे का छल्ला धारण करने की जगह सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। सूर्योदय के बाद तक सोने की बुरी आदत है तो उससे बाहर आइए। सुबह सुबह उठ करके टहलना, प्राणायाम, योगाभ्यास से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, इष्ट आराधना हनुमान जी की आराधना करिए, और सुबह सुबह थोड़ा समय निकाल करके टहलिए, आत्मविश्वास आएगा। रही बात आपकी कुंडली में पेट से संबंधित जो परेशानी आ रही है, उसके लिए सबसे पहले तो खान पान का ध्यान। केतु कुंडली के 6ठ भाव में बैठे हैं, प्रतिदिन सायंकाल अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके कुत्ते को देना शुरू करिए, तो पेट जन्य जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। राहु की महादशा से बचने के उपाय बताइए। क्या मैं गोमेद धारण कर सकता हूं? आने वाली गुरु और शनि की महादशा और ढैया कैसी रहेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि शनिदेव की महादशा जब आएगी वो तो काफी दूर है, मैं उस महादशा को श्रेष्ठ ही समझता हूं, क्योंकि शनिदेव दिग्बली हैं आपकी कुंडली में। वक्र होने के बावजूद कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट करेंगे, क्योंकि नौमांश में स्वगृही बैठे हैं। गुरु की महादशा की चर्चा अगर करें तो गुरु जन्मांक में नीच राशि में, परंतु नौमांश में दशम में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, वहां भी वक्र अवस्था में है। और यहां पर नीच राशि में वक्र अवस्था में अगर उच्च के समान इनके फल को मैं कहूं तो मैं समझता हूं कि गुरु की महादशा में गुरु का अंतर निकलने दीजिएगा। इसके बाद गुरु की महादशा भी आपके लिए बहुत हद तक श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक ही बनेगी। तो गुरु की महादशा से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इस मामले में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शनि की महादशा अत्यंत श्रेष्ठ होगी। अब रही बात आपको ढैया की, तो अभी ढैया बहुत दूर है, और 7.5 इत्यादि की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो वृषभ राशि भी तो मिथुन को ढैया चल रही है, तो अभी आपको इस मामले में बहुत दूर हैं, आप निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बारी आती है राहु के गोमेद की। इस लग्न में राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। 12वें भाव में राहु खराब नहीं कहे गए हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके रत्न की सलाह नहीं दूंगा। उसकी जगह मैं आपको एक सलाह देता हूं गणेश जी की आराधना करने की। आप गणेश जी के मंदिर में जाया करिए, चूंकि आपकी कुंडली में गुरु नीच राशि में बैठे हैं। गणेश जी के मंदिर में जाया करिए, उनका दर्शन किया करिए, विशेष करके बुधवार के दिन उन पर दूर्वा अर्पित करिए, मंदिर की साफ सफाई में सम्मिलित होइए। ये सामान्य सा उपाय है, इसको करके आप अपने बुध को भी बलवान कर सकते हैं। राहु जन्य, राहु के जो दोष होते हैं उसका समन बुध करते हैं, और बुध को बलवान करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। तो गणेश जी की आराधना से आपके लग्न और लग्नेश भी बली होंगे, क्योंकि लग्न के मान की अगर बात करें तो 28 अंश पर आपका लग्न है,
और 28 अंश पर लग्न कमजोर पड़ा तो लग्न और लग्नेश भी बली होंगे और बुधजन्य पीड़ा भी आपकी शांत होगी। तो एकमात्र उपाय है गणेश जी की आराधना। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आप नियम से रोज 1 माला या 3 माला जब करना शुरू करिए, आपको फायदा मिलेगा। बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी के मंदिर में साफ सफाई, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना, वहीं बैठ करके 108 बार ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करना, यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा और इससे आपको बुध का भी बल मिल जाएगा और राहुजन्य पीड़ा शांत हो जाएगी। आगे आपने पूछा है, अभी मैं कंप्यूटर की फील्ड में नौकरी कर रहा हूं, मैं अपने पिताजी का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता हूं, नौकरी छोड़ के पिताजी के बिजनेस में साथ देना उचित रहेगा या मुझे नौकरी साथ ही करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार है। मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के ये कारक हैं और नौमांस में ये नीच के हो गए हैं। आपकी कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और देखा जाए तो पिता के घर का मालिक बुध जाकर के 12वें भाव में, पिता का कारक डिग्री वाइज कमजोर, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट है, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है। मेरी राय मानिए, अभी आप नौकरी छोड़िए मत, नौकरी में बने रहिए। चूंकि आपका लग्न कन्या है और इस लग्न के जातक आज नहीं तो कल व्यापार करेंगे ही करेंगे। भूमि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि अत्यंत श्रेष्ठ है, मनुष्य गण के हैं आप। आपकी जो ग्रोथ की स्थिति है वो थोड़ी धीमे रफ्तार आपकी थोड़ी धीमी रहेगी, चूंकि शनिदेव की दृष्टि लग्न पर है, अतः जीवन काल में ग्रोथ थोड़ा धीमा रहेगा। तो घबराइए मत और जल्दबाजी में मत पड़िए, नौकरी छोड़ने की गलती मत करिए, नौकरी में बने रहिए और नौकरी में बने रहते हुए पिता के व्यापार में समय देना शुरू करिए। वैसे तो आप देते ही होंगे, नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे उस व्यापार को समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि जो मैनेजमेंट की काबिलियत आपके पास है वो कम से कम उसका लाभ उस व्यापार को मिलने लगे और एक बार आपके मैनेजमेंट की काबिलियत से उस व्यापार को सहयोग मिल जाएगा, तब फिर धीरे धीरे परिस्थिति को देखते हुए आप अपने व्यापार को संभाल लीजिएगा। लेकिन अभी मेरी राय है कि आप अपनी नौकरी में ही रहिए, पिता के व्यापार को ज्वाइन करना है और भी कुछ नया व्यापार आप करने की सोचे तो सोच सकते हैं। आपके शुक्र के पास ठीक ठाक बल है, शुक्र से संबंधित खाने पीने से संबंधित चीज़ों का व्यापार आप करना चाहें, कोई और भी कपड़े का व्यापार आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको सीधी पूरी तरह से व्यापार में उतरने की सलाह नहीं दे रहा हूं। नौकरी में बने रहिए और पिता के व्यापार में सहयोगी होइए, उस व्यापार को समझिए। समय अभी आने दीजिए, जहां तक मैं इस कुंडली को देख रहा हूं समय आएगा। अभी कम से कम 2-3 साल, 3 साल तो आप हर हाल में, हाँ, शुरुआत पिता के नौकरी व्यापार में बैठने का आप अभी से कर दीजिए, उसमें आपको देर नहीं करना अगर नहीं बैठ रहे हैं तो। लेकिन अभी उस व्यापार में पूरी तरह से चले जाने में अभी कम से कम 3 साल का इंतजार अभी आपको करना है और तब जाकर के आप अपने पिता के व्यापार में आइए। और बाकी जो आप जिस फील्ड में है नौकरी करते रहे। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज? पत्नी कैसी होगी? हर घड़ी मेरा साथ निभाएगी? सप्तम भाव का मालिक आपकी कुंडली के जाकर के पंचम भाव में बैठकर के सप्तम को देख रहे हैं। शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं और शुक्र आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं। शुक्र वैसे तो पाप कर्तरी योग में है, लेकिन स्वगृही होने के चलते मैं इतना तो कह सकता हूं कि दाम्पत्य आपका सुखद है, ठीक ठाक है। और देव गुरु बृहस्पति सप्तम पति बनकर के पंचम में बैठे हैं, ये दाम्पत्य और संतान दोनों में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे। सप्तम भावगत शनि विवाह विलंब से कराते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रेम विवाह की संभावना बड़ा प्रबल बन रहा है इस कुंडली में, लेकिन बिना कुंडली मिलाए विवाह करना आपके लिए उचित नहीं कहा जाएगा। जन्म लग्न से न सही, चंद्र लग्न से आप मांगलिक हैं, अतः कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिए और कुंडली मिलाकर के आप विवाह करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1997 में आपका जन्म हुआ था। अब ये तो निर्भर करता है कि आपके घर परिवार वाले क्या सोच रहे हैं, लेकिन 2023 में आपकी कुंडली में विवाह का एक बहुत अच्छा योग आ रहा है। उस दौरान आप विवाह कर सकते हैं, या फिर शनि विलंबित विवाह करते हैं, थोड़ा और भी लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 2023 में विवाह की स्थिति बन रही है। अब रही बात पत्नी का साथ देना, तो सप्तम पति का जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठना और परिवर्तन में हो जाना, तो ये परिवर्तन होने के कारण मैं मान करके चलता हूं कि सप्तम पति अगर देवगुरु बृहस्पति हो तो शास्त्र कहता है कि पत्नी अत्यधिक पढ़ी लिखी तो नहीं होती, लेकिन पतिव्रता होती है और पति का सहयोग करने वाली होती है। तो इस अवस्था में आपके दाम्पत्य को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, पत्नी आपका साथ अवश्य निभाएगी। और अगला जो प्रश्न है, कुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति कैसी है? क्या नीच का गुरु संतान और ज्ञान के मामले में परेशानी करेंगे? गुरु और चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च राशि में गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग बना हुआ है। ये चंद्रमा इस लग्न में अगर देखें तो लाभेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। ये महाधन योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा और लाभ दोनों भाव पर पड़ रहा है। तो धन के लिए आपकी कुंडली में वैसे भी शुक्र महाधन योग ही का निर्माण कर रहे हैं, तो धन के लिए कुंडली कमजोर नहीं है।
धन आगमन आपके जीवन काल में आजीवन बनता रहेगा। अभी कुछ दिन पूर्व चंद्रमा के बारे में मैंने बताया था कि चंद्रमा लाभ भाव में हो तो बहुत अच्छा धन प्रदायक होते हैं, धन के मामले में कोई कमी नहीं। हाँ, अप एंड डाउन बना रहता है। तो आपके लिए आने वाले दिनों में मैंने कही दिया कि आपको व्यापार करना है और व्यापार में अप एंड डाउन की स्थिति होती है, तो ये चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आपके लिए धन लाभ के मामले में मैंने कई ऋषियों का मत भी पिछले दिनों दिया था राशिफल में। तो धन लाभ के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली में कहीं कोई कमी नहीं है, आजीवन धनागमन होगा और धन लाभ होता रहेगा। रही बात ये चंद्रमा की स्थिति, तो चंद्रमा को मैं केमद्रुम योग में ही कहूंगा। ये रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, खुद के नक्षत्र में, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। मन अशांत, मन को आक्रांत, अज्ञात भय और आलस्य की स्थिति उत्पन्न करेंगे। शिव जी की आराधना करिए, शिव जी के मंदिर में जाया करिए, शिव जी का दर्शन किया करिए, सोमवार के सोमवार शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये उपाय जरूर करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और चंद्रमा, अब रही बात गुरु के बारे में जो आपने पूछा कि क्या वो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे, बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया आपको कि करेंगे। जब भी आप विवाह करिए कुंडली मिला करके करिएगा, कुंडली मिला करके, कुंडली लड़की की जो हो उसमें देख लीजिएगा। लड़की मनुष्य या देवगण दोनों में से कोई एक हो सकती है। आपके लिए प्रेम विवाह की चर्चा मैंने की है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कुंडली मिला करके ही करिएगा। यानी समझ रहे हैं आप कि प्रेम विवाह को भी मैंने अरेंज करके करने के लिए कहा है। कुंडली मिलाया जाए, उसमें सब कुछ देखा जाए, लड़की की कुंडली में दाम्पत्य सुखद हो, इन सभी बातों का, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम में शनि बैठे हैं, सप्तम में शनि दाम्पत्य को खराब करने का काम कर सकते हैं। तो उस अवस्था में आपको पूरी तरह से कुंडली को मिला लेना होगा, लड़की की कुंडली में संतान के योग को देखना होगा, वो अच्छी स्थिति में हो तभी विवाह करें, नहीं तो प्रेम विवाह का चक्कर छोड़ करके अरेंज मैरिज की ओर जाइएगा। और घर परिवार की मर्जी से फिर विवाह हो सकता है। जन्म स्थान से अगर देखें तो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में अगर घर परिवार विवाह करे तो नॉर्थ ईस्ट में विवाह की संभावना बनेगी। मेरी आय की स्थिति कैसी रहेगी, क्या मैं जीवन में लग्जरियस गाड़ी या घर ले पाऊंगा, बड़ा आदमी बन पाऊंगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, और मैं आपको बता दूं कि शनि की दृष्टि चतुर्थ पर, चतुर्थेश जाकर के कुंडली के पंचम में, पराक्रम भाव में मंगल स्वगृही, हालांकि फल 12वें का दे रहे हैं, लेकिन मंगल स्वगृही चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर है। भूमि भवन वाहन का प्रबल सुख है आपकी कुंडली में। जब शुक्र कुंडली में बलवान हो तो निसंदेह लग्जरियस जीवन में सब कुछ मिलता है, भूमि भवन वाहन सब जो भी मिलता है स्टैंडर्ड मिलता है। तो आपको उसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सारे सुख आपकी कुंडली में बहुत पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त। अब रही बात घर ले पाऊंगा, बड़ा आदमी बन पाऊंगा, देखिए बड़ा आदमी बनने के लिए आप दोनों ही बातों को जरा मैच करिए कि आपने 6 नंबर प्रश्न में पूछा कि बड़ा आदमी बन पाऊंगा, और प्रथम प्रश्न में आपने लिखा है कि काबिलियत होने के बावजूद ऊर्जा में कमी महसूस करता हूं और इसके चलते प्रयत्न नहीं कर पाता। अब दोनों बातों को जरा मैच करिए और मैं जवाब दे के कह देता हूं कि बड़ा शानदार जीवन है, तो ये गलत है। हो सकता है पिता की संपत्ति के कारण हो भी, लेकिन ये मायने नहीं रखता। आप अपने बलबूते क्या ला रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पुरुषार्थ करना, आपका मेहनत करना, आपका प्रयत्न करना। आपके प्रयत्नों से जो आप उत्पन्न कर सकते हैं वही आपका माना जाएगा। तो मेरी राय है कि जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, लगातार प्रयत्न करिए, ताकि आपके पास वो सब कुछ हासिल हो जाए जो आपको चाहिए। तो योग है, काबिलियत है, ऊर्जा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, सूर्य की आराधना करेंगे सब ठीक हो जाएगा। और कोई एक ऐसा उपाय या रत्न बताइए जिससे मेरा स्वास्थ्य जिंदगी भर अच्छा रहे। स्वास्थ्य जिंदगी भर अच्छा रहेगा, बस खान पान पर नियंत्रण रखिए। और एक और बात याद रखिए कि केतु कुंडली के षष्ठ में बैठे तो स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा नहीं ही रहेगा। ये राशिफल में एक नहीं कई एक बार, ज्योतिष के कई कार्यक्रमों में कई एक बार मैंने बताया है कि केतु कुंडली के षष्ठ भाव में बैठ करके भ्रामक रोग उत्पन्न करते हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं, तो वो कमोबेश आपके जीवन काल में रहेगा। एक और सूत्र बताया था कि ऐसे केतु जिनकी कुंडली के षष्ठ या अष्टम भाव में बैठे हैं, जीवन काल में कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, जब तक काम बन न जाए किसी से उसका जिक्र मत करिए, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा। जब भी थोड़ी बहुत भी परेशानी हो डॉक्टर के पास जाइए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल स्वास्थ्य के मामले में सुरक्षित हो तो रत्न नहीं, सात्विक अन्न अपनाइए। सात्विक अन्न से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी जिंदगी भी ठीक रहेगी और सब कुछ आपके जीवन में ठीक होगा। तो सात्विक अन्न अपनाइए, वही आपके लिए जरूरी है, न कि जरूरी है कि आप कितना ज्यादा क्या खाते हैं और क्या रत्न पहनते हैं। सात्विक अन्न वही आपके लिए जरूरी है। और जिंदगी भर पहनने के लिए अगर कोई रत्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस लग्न के जातकों के लिए शुक्र का रत्न बहुत श्रेष्ठ होता है। बुध 12वें भाव में बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप चाहें तो उनका रत्न धारण कर सकते हैं। मैं तो रत्न की अपेक्षा गणेश जी की आराधना आपको कह के हटा हूं, गणेश जी की आराधना करिए। शुक्र का रत्न पहन सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इस मध्यमा उंगली में शुक्र का उपल 7.25 रत्ती का उपल बनवा करके धारण कर लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। फिर से आ जाते हैं अपने उपाय की ओर। उपाय के रूप में मैं आपको रत्न के पक्ष से ज्यादा पूजा पाठ की ओर ले जाऊंगा। और हाँ, अपने कार्यक्रमों में कई बार मैंने जिक्र किया है कि बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में अगर चांदी का अगर छल्ला धारण कर लिया जाए तो ये शुक्र को बल प्रदान करता है। तो आप चाहे तो एक चांदी का छल्ला अभी तत्क्षण के लिए धारण कर लीजिए।
बाद में विवाहोपरांत भविष्य में आप हीरा भी पहनिए, शुक्र का उपल भी पहनिए, जो इच्छा हो आप पहनिए, लेकिन विवाहोपरांत उसको रखिए। अभी आप एक चांदी का छल्ला केवल छोटी उंगली में पहन लीजिए। उपाय के रूप में इस उम्र में पूजा पाठ करिए। पहला, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास आए। सात्विक अन्न ग्रहण करने का प्रयत्न करिए, ये आपके लिए जरूरी है। दूसरा, सूर्योदय के बाद तक सोना बंद कर दीजिएगा। जितना हो सके टहलना, व्यायाम करना। इष्ट देवता के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए। उनकी जितनी आराधना करेंगे उससे आपके अंदर आत्मविश्वास होगा और जीवन काल में आपकी सफलताएं बाधित होती चली जाएंगी। जो बाधित हो रही हैं वो सफलता आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएंगी, तो वो आप करिए। और साथ ही साथ चंद्रमा आपकी कुंडली में किमद्रुम नामक दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत करने वाला होता है। शिव जी की जो मैंने आराधना कही है वो कर लीजिए। और पूर्णिमा का व्रत क्या करना होता है, पूर्णिमा के दिन व्रत करिए, फलाहार करिए और चंद्रमा को दूध से अर्घ्य प्रदान करिए सायंकाल। तो इससे आपके अंदर जो आपका मन का भ्रम है वो दूर हो जाएगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होने लगेगी, मन एकाग्र होगा। और एक बात मान करके गणेश जी की आराधना करते रहिए, सब कुछ ठीक रहेगा, जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं। तो प्रिय दर्शक हूं, ये थी एक युवक की जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। यदि इस जन्म कुंडली के संबंध में आप भी कुछ कहना चाहते हैं जो कि इस युवक के जीवन को और ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति में ले जाए, तो आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।